Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about photosynthesis. Now we are going to study about the effects of different factors on photosynthesis. अपने पिछले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस को डिफ़ाइन किया था और देखा था कि फ़ोटोसिंथेसिस कैसा अमल है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो फोटोसिंथेसिस को मुतासिर करते हैं। In our previous lecture, we have discussed that photosynthesis is a process in which plants use carbon dioxide and water to make food in the presence of sunlight and chlorophyll. फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हैं और खुराक तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे अवामिल जो फोटोसिंथेसिस के रेट को मुतासिर करते हैं उनमें लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर और क्लोरोफिल शामिल हैं। यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो खुराक के जो बनने का अमल है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसको या तो कम करते हैं या फिर उसको ज़्यादा करते हैं। एंड इन दिस वे दे अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एज वी नो डैट प्लांट्स ट्रैप सनलाइट to make food by photosynthesis. So, when intensity of light increases, then the rate of photosynthesis also increases. As we know that there are 7 colors in sunlight, but chlorophyll absorbs only blue, orange and red light and trap this light energy to make food. पौधे लाइट एनर्जी यानी जो सूरज की रोशनी है उसको इस्तेमाल करते हैं फ़ोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान, और इस तरह से वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके, सूरज की रोशनी को ट्रैप करके खुराक बना सकते हैं। तो अगर रोशनी की जो शिद्दत है यानी जो रोशनी की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी तो जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो भी तेज़ी के साथ होगा। सूरज की रोशनी के अंदर 7 रंग की रोशनियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन जो क्लोरोफिल है वो सिर्फ नीले, ऑरेंज और सुर्ख रंग की रोशनी को ही जज़ब करता है और खुराक बनाने में मदद करता है। एंड वी नो डैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हेन द एब्जॉर्प्शन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज, then it leads to the increase in the rate of photosynthesis. The level of carbon dioxide in air is about 0.03 to 0.04%. So, when plants absorb more carbon dioxide, then they will be able to prepare more food. पौधे खुराक बनाने के लिए हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी खुराक बनने के अमल के दौरान यानी फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर पौधे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी जो फूड के बनने का जो रेट है वो ज़्यादा होगा, और अगर पौधे कम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। Similarly, temperature also affect the rate of photosynthesis. When the temperature is higher, the rate of photosynthesis is higher. But when the temperature decreases, the rate of photosynthesis also decreases. So, in this way, temperature affects the rate of photosynthesis. Normally, plants grow well at 25 to 35 degree temperature. But when the temperature below 0 degree and above 40 degree, then this temperature is not suitable for plants growth. जिस तरह से लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के रेट को मुतासिर करते हैं यानी फोटोसिंथेसिस के रेट पर इफ़ेक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से टेम्परेचर भी फोटोसिंथेसिस के रेट को इफ़ेक्ट करता है। अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा, यानी फ़ोटोसिंथेसिस जो खुराक बनने का अमल है वो तेज़ी के साथ होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम होगा। पौधे आमतौर पर जिस टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं वो 25 टू
35 डिग्री टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाए या 40 डिग्री से बढ़ जाए तो ये टेम्परेचर जो है ये प्लांट्स के ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता। तो इस वजह से जो प्लांट्स हैं वो 25 to 35 डिग्री टेम्परेचर पर ही बेटर ग्रोथ शो करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर in food making process, so it is also act as an important factor that affect the rate of photosynthesis, but it is required in a very limited amount. जैसे हमने पढ़ा कि पौधों को फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से ये जो पानी है, वाटर है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर के तौर पर एक्ट करता है और फोटोसिंथेसिस के रेट को मुतासिर करता है। लेकिन पौधों को पानी की एक महदूद मिकदार की ज़रूरत होती है, ना तो बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी चाहिए होता है और ना ही बहुत कम मिकदार में, बल्कि एक सूटेबल अमाउंट चाहिए होती है पानी की, और फिर इस तरह से पौधे इस पानी को इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन मटीरियल इन प्लांट्स लीव्स and in this way it gives green color to leaves. Chlorophyll basically traps sunlight and this light energy is used for the food making process. Without chlorophyll the photosynthesis is impossible. पौधों में जो सब्ज़ रंग का एक मटेरियल होता है, यानी जो ग्रीन कलर का एक मटेरियल है, वो क्लोरोफिल होता है और ये पौधों के लीव्स में मौजूद होता है। इसी वजह से जो लीव्स का कलर है वो हमें ग्रीन नज़र आता है, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का मटेरियल यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान, यानी जो खुराक बनने का अमल है, उसमें वो सूरज की रोशनी को जज़्ब करता है और इस तरह से पौधे जो हैं वो अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं। अगर क्लोरोफिल ना होता तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल था वो मुमकिन नहीं था, क्योंकि फिर प्लांट की बॉडी के अंदर ऐसा कोई मटेरियल नहीं था जो फिर रोशनी को एब्जॉर्ब करता। इसी वजह से जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Bubbles, what are you doing? Plants don't need that much water. But I thought water is essential for photosynthesis. It is, but the amount of water is important. If you add too much water, there won't be any air pockets in the soil, and the roots won't be able to breathe properly. The plant cells can also burst because of too much water pressure. For photosynthesis to take place, plants need the right amount of water, carbon dioxide, sunlight, chlorophyll, and the right temperature. Let's see if your plant is getting all these things. This first leaf is from a plant that received plenty of water, and this second leaf is from a plant in very dry conditions. Can you see any difference between the two? Focus on the lower layers. Wait, this leaf has many small openings at the bottom and this one has no openings. Exactly. These openings are known as the stomata. They allow the exchange of gases like carbon dioxide, oxygen, and water vapor. The cells that control these openings are known as guard cells. When guard cells absorb water, they become swollen and the openings become large. When the guard cells lose water, they become flaccid and the openings close. I see. So carbon dioxide from these atmosphere enters the leaf through these stomata. Does the amount of carbon dioxide matter too? Yes. The carbon dioxide in the atmosphere is normally at a stable level of 0.04%. This percentage is sufficient for photosynthesis. The plant is in the shade right now, so it may not be. Let's move it by the window so it can get more sunlight. As the plant is now by the window, the chlorophyll in its chloroplasts will be able to absorb more sunlight than before. Chlorophyll is also essential for sunlight. Plants are green because chlorophyll is green.
Last factor that we need to discuss now is the temperature of the room. What do you think would be the ideal temperature? Let's do an experiment to find out. We'll use a water plant as we can simply count the bubbles to measure the rate of photosynthesis. These are oxygen bubbles, and oxygen is one of the products of photosynthesis. When bubbles are being produced quickly, it means photosynthesis is taking place faster. On the other hand, if bubbles are coming out slowly, then photosynthesis is taking place slowly. Let's draw a graph to keep track of the rate as the temperature slowly increases. What does the graph show? The rate of photosynthesis is low at low temperatures. The rate is highest when the temperature is between 20 and 30 degrees Celsius. After that, the rate shows down again. After 40 degrees Celsius, the rate is close to zero. That is an excellent description. Just remember that this rate is only true for this specific plant. The ideal temperature range for other plants will be different. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने डिस्कस किया कि वो कौन से अवामिल हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट पर असरअंदाज होते हैं। इनमें जिन अवामिल को हमने डिस्कस किया वो थे रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, पानी और क्लोरोफिल। रोशनी के बारे में हमने देखा कि अगर रोशनी ज़्यादा होगी, यानी अगर लाइट की इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने देखा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा होगा। इसी तरह जो टेम्परेचर है उसका भी फोटोसिंथेसिस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा तेज़ी के साथ होगी। फिर हमने देखा कि जो पानी है वो फोटोसिंथेसिस में एक रॉ मटेरियल यानी एक खाम माल के तौर पे एक्ट करता है। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक रॉ मटेरियल के तौर पे एक्ट करती है, बिल्कुल उसी तरह से जो पानी है वो भी एक रॉ मटेरियल यानी एक खाम माल के तौर पे एक्ट करता है। खाम माल का मतलब ये है कि वो चीज़ जो प्लांट को रिक्वायर है फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में कहा था कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों क्या हुए? रॉ मटेरियल्स हुए, यानी खाम माल हुए। तो इसी तरह से जो पानी है वो एक खाम माल है, लेकिन पौधों को पानी की एक महदूद मिकदार चाहिए होती है। ना तो बहुत ज़्यादा मिकदार चाहिए, ना बहुत कम चाहिए, बल्कि एक लिमिटेड अमाउंट चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि जो क्लोरोफिल है वो भी एक फैक्टर के तौर पर एक्ट करता है। क्लोरोफिल लीव्स के अंदर मौजूद होता है और इसका फंक्शन क्या है कि ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, उसको जज्ब करता है और फिर इस रोशनी को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज का आपका लेसन यहाँ तक है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।